बहू जब अपनी बूढ़ी सास को वृद्धाश्रम छोड़ने गई तब उसने वहां कुछ ऐसा देखा कि वहीं बेहोश हो गई। आखिर क्या था वहां ऐसा? मालती जी सुबह उठकर नहा धोकर तैयार हो गई थी और मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी, जिससे बहू की आंख खुल गई और वह अपने पति प्रशांत से बोली, प्रशांत, कमरे का दरवाज़ा इतनी सुबह सुबह मत खोला करो। तुम्हारी माँ सुबह 5 बजे से ही खटर पटर करने लग जाती है। सुबह के समय इतनी अच्छी नींद आती है और तुम्हारी माँ सब बेकार कर देती है। इन्हें खुद तो कुछ काम धंधा रहता नहीं है, बस अब तैयार होकर निकल जाएंगी मंदिर के लिए। यहाँ मैं अब उठ जाऊंगी और पूरा दिन घर के कामों में लगी रहूंगी। इनका क्या है, न कुछ काम करती हैं और न ही कुछ धंधा। बस सुबह उठकर मंदिर चले जाओ, मंदिर से आकर खाओ पियो और सो जाओ। पर मुझे तो बहुत काम होते हैं। तभी प्रशांत बोला, सुषमा, मुझे तो काम का समझ नहीं आता। पता नहीं तुम्हारा कितना काम रहता है कि पूरा दिन कमाई करती रहती हो, जिसमें कि झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े धोने के लिए काम वाली बाई तो आती है ना। फिर भी वह बोली, हाँ, बस घर में यही काम तो होता है करने को, और भी बहुत कुछ होता है। वैसे भी तुम्हारी माँ का जब घर में मन ही नहीं लगता तो तुम उन्हें वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेज देते हो? वो भी चैन से रहेंगी और मैं भी। प्रशांत बोला, क्या तुम भी एक ही बात? हाँ, बस खाने का ही तो काम है। उसमें भी माँ सब्जी साफ करके काटने का काम तो कर ही देती है। वह बोली, बस करो, अब माँ पुराण मत सुनाओ, चलो सो जाने दो, गेट बंद कर दो। मालती जी बेटे और बहू की बातें सुन चुकी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और वह मंदिर के लिए निकल गई। अगले दिन ही उनका चश्मा टूट गया था, तो वह शाम को सब्जियां साफ करती हुई बोली, बहू, मेरा चश्मा टूट गया है, तुम प्रशांत को कह देना कि चश्मा बनवा देगा। सुषमा बोली, माँ जी, इस महीने हाथ थोड़ा तंग है, अगले महीने बनवा देंगे। मालती जी बोली, ठीक है बहू। शाम को प्रशांत आया, फिर सब खाना खाकर सो गए। मालती जी रात को उठी, उन्हें प्यास लगी थी। वह पानी लेने गई तो किचन में उन्हें सही से दिखाई न देने के कारण हाथ लगने से कांच का गिलास टूट गया, जिसकी आवाज़ सुनकर सुषमा बाहर आई और जैसे ही टूटा हुआ गिलास देखा, उसका तो पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, आपकी आंखें हैं या बटन, दिखाई नहीं देता क्या? भगवान ने 2-2 आंखें दी है, फिर भी देख नहीं सकती? महंगा गिलास तोड़ दिया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? शोर सुनकर प्रशांत भी बाहर निकल कर आया। वह बाहर आते ही बोला, क्यों, क्या हो गया? इतना क्यों चिल्ला रही हो सुषमा? सुषमा बोली, तुम्हारी माँ ने इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। पता है, मेरे पापा इसे यूरोप से लाए थे और तुम्हारी माँ ने इसे तोड़ दिया। प्रशांत ने कहा, सुषमा, माँ ने इसे जानबूझकर तो थोड़ी तोड़ा होगा, गलती से टूट गया होगा। इसमें इतना चिल्लाने की कौन सी बात है? वैसे भी चीज़ें तो टूट ही जाती हैं, तुम तो जरा सी बात का बतंगड़ बना रही हो। प्रशांत ने अपनी माँ की तरफ देखा तो वह बोला, माँ, आप चश्मा पहनना भूल गई, शायद इसीलिए गिलास टूट गया। इससे पहले मालती जी कुछ कह पाती, सुषमा खुद ही बोल पड़ी, हाँ और क्या, अपनी चीज़ों का तो होश नहीं रहता, ऊपर से मेरा नुकसान और कर दिया। इतना कहकर वह गुस्से में अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाकर प्रशांत से फिर वही बात कहने लगी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इन्हें वृद्धाश्रम भेज दो, पर तुम हो कि सुनने का नाम नहीं लेते। अरे, वृद्धाश्रम में क्या इंसान नहीं रहते? इन्हें भी इनकी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो मन लगा रहेगा। मैं कौन सा अपने लिए सोच रही हूँ, इनके लिए ही कह रही हूँ ना, पर तुम हो कि सुनते ही नहीं। प्रशांत बोला, सुषमा, पापा का दिया हुआ एक गिलास ही टूटा है ना, बाकी सारे तो सेफ हैं, तो तुम हर बात पर बीच में यही बात क्यों घुसा देती हो? माँ को वृद्धाश्रम भेज दो
तुम्हें एक बात समझाने से समझ नहीं आती क्या? माँ ने मेरे लिए इतना कुछ किया है और अब जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तो अब मैं अपनी माँ का भी ख्याल ना रख सकूं तो बेटा किस काम का? सुषमा बोली, तुम तो बस अपनी माँ की गुणगान गाते रहा करो। प्रशांत बोला, क्यों न गाऊं? मेरी माँ ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। पापा की मौत के बाद हम एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए थे। घर में खाने के लिए एक दाना भी न था। फिर माँ ने पढ़ी लिखी होकर भी मेरे खातिर कहीं और अच्छी नौकरी नहीं की, क्योंकि यदि वह किसी ऑफिस में जाती तो मुझे अकेला छोड़ना पड़ता। मुझे साथ रखने के खातिर उन्होंने दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा और बर्तन कपड़े जैसे जाने कितने काम किए। खुद एक वक्त की रोटी खाती, पर मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। तुम्हें पता है, एक बार मैंने उनसे रेंजर साइकिल खरीदने की डिमांड की। तब मैं छोटा था। उस वक्त माँ की तनख्वाह भी बहुत कम थी। फिर भी उन्होंने पैसे बचाने के लिए रोज काम पर पैदल जाना शुरू कर दिया। अरे, एक एक पैसा जोड़कर मेरे अगले जन्मदिन तक मेरे लिए मेरी पसंद की साइकिल ले आई। तुम ही बताओ सुषमा, मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ सकता हूँ? कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा जैसे सुषमा पूरी तरह बदल गई है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से उसका वही बर्ताव शुरू हो गया। इस बात से प्रशांत बहुत परेशान था कि वह सुषमा को आखिर कैसे समझाए कि तभी उसकी नज़र सामने से आते हुए सुरेश पर पड़ी, जो कि उसका साला था। प्रशांत को दूर से आते हुए देख सुरेश उसकी तरफ दौड़ा और आते ही उसे गले से लगा लिया। सुरेश और प्रशांत जीजा साला बाद में थे, पहले जिगरी दोस्त थे। दोनों एक दूसरे को अपनी हर बात बताया करते थे, लेकिन सुरेश कुछ समय से शहर से बाहर रह रहा था और काम में व्यस्त होने के कारण दोनों की बातचीत भी नहीं हो पाती थी। और जब आज इतने दिनों बाद मिले तो दोनों की खुशी का ठिकाना न था। दोनों ने साथ में डिनर का प्लान बनाया और सुरेश और उसकी पत्नी दोनों प्रशांत के घर डिनर के लिए आने वाले थे। और इस बात से सुषमा भी बहुत खुश थी कि वह इतने दिनों बाद अपनी भाभी से भी मिलेगी। सुषमा ने कहा अपनी सास से कि माँ जी, मेरे भैया और भाभी घर आ रहे हैं, तो आप जरा खाने पीने का देख लेना। मालती जी एक सुघड़ गृहिणी थी और खाने में मसाले भी अपने हाथ से ही पीसकर डाला करती थी। उनके हाथों में एक अलग ही जादू था। वह खाना इतना स्वादिष्ट बनाती थी कि अच्छे अच्छे होटल भी फेल हो जाए। मालती जी लगभग सारा खाना बना चुकी थी और जैसे ही सुरेश और उसकी पत्नी अंदर आए, उन्हें देखकर सुषमा अपनी सास से बोली, माँ जी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। और वह खुद बाहर उनसे मिलने चली गई। बेचारी मालती जी लगभग सारा खाना तो वह बना ही चुकी थी, अब केवल खीर में चीनी डालना बाकी था। और उन्होंने सुषमा से कहा, बहू, जरा शक्कर का डिब्बा उठाकर दे दो। और जल्दी जल्दी में सुषमा शक्कर की जगह उन्हें नमक का डिब्बा पकड़ाकर चली गई। चश्मा न होने के कारण मालती जी ने वही नमक शक्कर समझकर खीर में उड़ेल दिया। सुरेश और उसकी पत्नी ने मालती जी को यथावत सम्मान दिया। आते ही उनके पैर छुए प्रणाम किया, फिर अपनी बहन सुषमा से मिले। और तभी प्रशांत भी बाहर से कुछ सामान लेने गया था, वह भी आ गया। सभी लोग बैठकर बातचीत करने लगे। मालती जी सुरेश और उसकी पत्नी के लिए नाश्ते का सारा सामान ले आई। सुषमा वहीं बैठी रही। यह सब सुरेश और उसकी पत्नी देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। नाश्ता करने के बाद सभी लोग वहीं बैठे बैठे बातें करते रहे और मालती जी किचन में खाना बनाने चली गई। सब्जियां, खीर और बाकी सभी चीज़ें तो तैयार थी, बस गर्मा गर्म पूरियां तलनी थी। उन्होंने जाकर गरम गरम पूरियां उतार दी और सभी को खाने के लिए बुलाया। डाइनिंग टेबल पर सब लोग आकर बैठ गए और गर्मा गर्म लजीज खाने का आनंद लेने लगे। पहला टुकड़ा खाते ही सुरेश बोला, अरे वाह सुषमा दीदी,
तुम तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती हो। इससे पहले मालती जी कुछ कहती, सुषमा बोली, हाँ भाई, सब धीरे धीरे सीख जाते हैं, मैं भी सीख गई। मालती जी कुछ न बोली और खाना बनाकर सबको खिलाती रही। खाने की सभी ने बहुत तारीफ की और अब खाने के बाद सुषमा ने कहा, मम्मी जी कुछ मीठा ले आइए, भाई को भी तो पता चले कि उनकी बहन कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। तभी मालती जी सबके लिए खीर ले आई और जैसे ही सबने खीर खाना शुरू किया तो तुरंत ही वॉशरूम की तरफ भागे या किसी किसी ने वहीं डस्टबिन में खीर पलट दी। सुषमा थोड़ा घबरा गई। उसने भी खीर चखी और खीर को चखते ही बहुत जोर से चिल्लाकर बोली, मम्मी जी यह क्या किया आपने? आपको जरा भी तमीज नहीं है। आपने शक्कर के बदले खीर में नमक डाल दिया। तभी सुरेश आया और बोला, सुषमा लेकिन खाना तो तुमने बनाया था ना, फिर नमक मौसी जी ने कैसे डाल दिया? सुषमा एकदम चुप हो गई। तभी मालती जी हाथ जोड़ते हुए बोली, बेटा मुझे माफ कर दो, गलती मेरी ही है। बहू ने तो कुछ नहीं किया, खीर मैंने ही बनाई थी और उसमें नमक भी मैंने ही डाला था। उठकर सुरेश ने मालती जी के हाथों को पकड़ते हुए कहा, अरे मौसी जी, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? हम आपके बच्चे के समान हैं। आप हमारे आगे हाथ मत जोड़िए। कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। सुरेश और उसकी पत्नी तो खाना खाकर चले गए, लेकिन सुषमा ने इस बात को यहीं ख़त्म नहीं किया। वह उनके जाने के बाद अपनी सास के पीछे पड़ गई। वह मालती जी से बोली, आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती? जरा सी खुशी आपसे बर्दाश्त नहीं होती क्या? मालती जी बोली, लेकिन बहू, शक्कर की जगह नमक का डिब्बा तो तुम्ही ने दिया था ना मुझे। तभी प्रशांत सुरेश को छोड़कर आया और वह बोला, माँ लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जब भी देखता हूँ आपके पास चश्मा नहीं होता, तभी आप गलतियाँ कर देती हैं। मैं आपके लिए एक डोरी में वह चश्मा बांध देता हूँ ताकि आप इधर उधर रखकर भूल न जाओ। इस पर मालती जी ने प्रशांत को सच सच बता दिया। उन्होंने कहा कि प्रशांत, मेरा चश्मा पिछले 1 महीने से टूटा हुआ है, जिसके कारण मुझे चीज़ें सही से दिखाई नहीं दे पाती और यह गलतियां हो जाती हैं। प्रशांत बोला, लेकिन वो आपने मुझे बताया क्यों नहीं माँ? आपका चश्मा टूट गया है। मैंने बहू को बताया था बेटा, तो बहू ने कहा कि इस महीने तुम्हारा खर्चा बहुत हो गया है, तो अगले महीने तुम मेरा चश्मा बनवा दोगे, इसलिए मैंने दोबारा तुम्हें नहीं कहा बेटा। प्रशांत ने घूरकर सुषमा की तरफ देखा। सुषमा ने नजरें नीचे झुका ली। इस रोज रोज की चिकचिक से प्रशांत परेशान तो था ही, पर अब वह किसी भी कीमत पर इसका कोई हल खोजना चाहता था कि अगले ही दिन सुरेश का फोन आया और उसने एक ही बात से अंदाजा लगा लिया कि वह परेशान है। सुरेश बोला, क्या हुआ प्रशांत, तुम इतने परेशान क्यों हो? प्रशांत बोला, कुछ नहीं यार, बस रोज रोज के ड्रामे हैं। मैं तो तुम्हारी बहन को समझा समझा कर थक चुका हूँ, लेकिन वह हमेशा एक ही जिद पर अड़ी रहती है कि माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दो, और तुम तो जानते ही हो मेरी माँ ने मेरे लिए कितना संघर्ष किया है। जब आज उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं कैसे उन्हें यूं बीच रास्ते में छोड़ दूं? सुरेश और प्रशांत ने मिलकर सुषमा को सबक सिखाने का एक प्लान बनाया। अगले ही दिन प्रशांत ने कहा, माँ आप अपने कपड़े पैक कर लीजिए, मैं आपको आज एक नई जगह लेकर जाने वाला हूँ, जहाँ आपको बहुत सारे नए नए दोस्त मिल जाएंगे, आपकी ही उम्र के, और फिर आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। मालती जी ने अपने कपड़े पैक किए और प्रशांत और सुषमा के साथ चल पड़ी। सुषमा आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसकी मुराद पूरी जो होने वाली थी। वह तो कब से अपनी सास से पीछा छुड़ाना चाह रही थी और आज वही होने वाला था, इसलिए सुषमा बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिर अपनी सास से छुटकारा पाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। उसने अपनी सास को इतना सताया, लेकिन फिर भी वह घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। प्रशांत को भी इतना मनाया,
तब जाकर कहीं प्रशांत की अकल में आज यह बात आई। वह सोचती सोचती खुद ही खुद मुस्कुरा रही थी कि तभी गाड़ी रुक गई। प्रशांत बोला, सुषमा उतरो और माँ का बैग निकालो। सुषमा खुशी से चहकते हुए बोली, हम लोग वृद्धाश्रम पहुँच गए क्या? प्रशांत ने उदास मन से सिर झुकाकर हाँ का इशारा किया। सुषमा खुशी खुशी गाड़ी से बैग निकालते हुए बोली, हाँ हाँ मैं बैग निकाल देती हूँ ना। माँ जी का इसमें क्या क्या है, आखिर उनकी बहू हूँ, उनकी सेवा करने का फर्ज बनता है मेरा। माँ जी आप बैठे रहो, मैं आपका बैग निकालती हूँ और आपको अंदर तक छोड़कर भी आऊँगी। मालती जी को लग रहा था कि आज वह हार चुकी है, या यूं कहो कि आज उन्होंने अपना बेटा खो दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो उन्हें यहाँ छोड़ने आया है वह केवल सुषमा का पति मात्र है, उनका बेटा नहीं। जिसके लिए उन्होंने इतना कुछ किया वह आज उन्हें यहाँ अनाथों की तरह छोड़कर जा रहा है। यह सब सोचकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहे जा रही थी। सुषमा और प्रशांत अपनी माँ को लेकर वृद्धाश्रम में पहुँचे। सुषमा तो खुशी के मारे पागल हुए जा रही थी। वह अपनी सास का बैग लेकर आगे आगे चल रही थी। जैसे ही वह वृद्धाश्रम के अंदर घुसी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अंदर जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ वृद्धाश्रम में जहाँ वह अपनी सास को छोड़ने गई थी, वहाँ उसके माँ बाप एक तख्त पर बैठे हुए थे और दोनों की स्थिति काफी दयनीय लग रही थी। उन्हें देखकर सुषमा के हाथ से बैग छूट गया। वह दौड़कर अपने माता पिता के पास पहुंची और जाते ही उनके गले लग गई और बोली, मम्मी पापा आप दोनों यहाँ कैसे? तभी दबी हुई आवाज में उसके पिता ने कहा, बेटा हम जैसे बूढ़ों का घर में अब काम ही क्या है। जब तक हमारे बच्चों को लगता है कि उन्हें हमारी ज़रूरत है तब तक वे हमें अपने पास रखते हैं, और जिस दिन उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है हमें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। अपने माता पिता को इस हालत में देखकर सुषमा बौखला उठी। वह बोली, माँ पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं भैया भाभी को छोड़ूंगी नहीं। उसने तुरंत सुरेश को कॉल किया और वृद्धाश्रम बुलाया। वह सुरेश के आते ही उस पर बरस पड़ी। सुषमा ने सुरेश से कहा, कैसे बेटे हो आप? आपको शर्म नहीं आती अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? अरे जिन माँ बाप ने आप लोगों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज उन्हीं की 2 रोटियां आपको भारी लग रही हैं। आपसे क्या चाहते हैं मेरे मम्मी पापा? केवल 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, और आप लोगों से इतना भी नहीं हो रहा। जब आप मेरे मम्मी पापा को नहीं रख सकते तो उनकी प्रॉपर्टी पर भी आपका कोई अधिकार नहीं। या तो तमीज से मम्मी पापा को घर ले जाओ, वरना मैं अभी पुलिस को फ़ोन करके यहाँ बुलाती हूँ, और जब तुम्हें तुम्हारी पत्नी को 4-4 डंडे लगेंगे ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तभी सुरेश बोला, हाँ करो पुलिस को फ़ोन और आने दो पुलिस को। मैं क्या अकेला हूँ जिसने अपने माँ बाप को यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ा? अरे तुम क्या यहाँ कीर्तन करने आई थी? तुम भी तो यहाँ अपनी सास को छोड़ने ही आई थी ना। ज़्यादा प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। मुझे भाषण देने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम कितनी बढ़िया हो। तुम तो अपनी इकलौती सास को 2 वक्त की रोटी बनाकर नहीं खिला सकती और मुझे सुनाने चली हो। तुम्हारी बेचारी सास घर का सारा काम करे, उसके बाद भी तुम उन्हें एक एक चीज के लिए तरसा देती हो और मुझे ज्ञान बांट रही हो। करो ना पुलिस को फ़ोन, तुम करती हो या मैं करूं? इन सब बातों से सुषमा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सुरेश बोला, मैं अपने मम्मी पापा को यहाँ तो कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। क्या तुम अपनी मम्मी को अपने साथ लेकर जाओगी? बस हो गई बोलती बंद, अब दोबारा मुझे लेक्चर मत देना, आया समझ में? इतना कहकर सुरेश जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, हाँ मैं अपनी सास को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी और आज के बाद उन्हें अकेले ऐसी जगह पर छोड़ने के बारे में कभी सोचूंगी भी नहीं। उनका बैग उठाया और उनसे बोली,
मैंने जितनी भी बेवकूफ़ियाँ की हैं मुझे उनके लिए माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। मुझे आज एहसास हुआ कि कैसा लगता होगा उन माँ बाप को जब उनकी औलाद उन्हें अनाथों की तरह यहाँ छोड़ जाते हैं। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, शायद यह मेरे कर्मों का फल है जो मेरे माँ बाप को मेरे भाई भाभी ने यहाँ छोड़ दिया। तभी सुरेश बोला, जब तुम अपनी सास को ले जाने के लिए तैयार हो गई, यह बहुत अच्छा है, पर मैं अपने माँ पापा को यहाँ से कहीं नहीं ले जाऊंगा। सुषमा ने आंखों में आंसू लिए गुस्से से उसकी तरफ देखा तो सुरेश बोला, क्योंकि वो तो यहाँ रहने के लिए कभी आए ही नहीं थे। ढेरों सवाल भरी नजरों से वह सुरेश को देखने लगी। तभी सुरेश ने हंसते हुए कहा, अरे बेवकूफ़, माँ पापा को आज सुबह ही हम यहाँ लाए थे। और सभी जोर जोर से हंसने लगे। सुरेश, प्रशांत और सुरेश की पत्नी और सुषमा के माता पिता सभी जोर जोर से हंसने लगे। सुषमा और भी ज़्यादा रोने लगी। फिर सभी ने उसे शांत कराया और समझाया कि ये सब उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए किया गया था। और फिर अपनी सास और माता पिता को लेकर सुषमा और सुरेश अपने घर वापस आ गए। सभी लोग इस बात से बहुत खुश हुए और आखिर में सब ठीक हुआ। सुषमा को अकल आ गई कि अब वह अपनी सास को भी अपनी माँ की तरह समझने लगी, जैसे उसकी भाभी उसकी माँ को अपनी माँ समझती थी। और यही बात उसकी भाभी ने उसे बताई थी कि शादी के बाद कुछ नहीं बदलता, सिर्फ माँ का चेहरा बदल जाता है, पर हमारा प्यार उनके लिए नहीं बदलना चाहिए। अगर हर लड़की अपनी सास को अपनी माँ समझे तो कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे और न ही इतने वृद्धाश्रमों की जरूरत होगी। और यह बात सुषमा अच्छी तरह से समझ चुकी थी। दोस्तों, जब बच्चे छोटे रहते हैं तब माँ बाप उनकी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब अपने माँ बाप की थोड़ी सी भी इज्जत नहीं करते। यह बहुत गलत बात है। खासकर बहुएं अपने माँ बाप के लिए तो हर सुख देना चाहती हैं, लेकिन सास ससुर के लिए उनका कोई फर्ज नहीं है, ऐसा समझती हैं। कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बस वैसे ही सुषमा को बार बार समझाने पर भी वह नहीं मानी तो प्रशांत और सुरेश को उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। प्रशांत और सुरेश का यह प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।